स्वरों का वर्गीकरण इन 7 तरीकों से उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर, घोष के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर, यानी कि इतने तरीके का जो है स्वरों का वर्णन आपने एक साथ नहीं देखा होगा। इसे देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आइए आज देखते हैं स्वरों का संपूर्ण वर्गीकरण। तो स्वरों का संपूर्ण वर्गीकरण देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि स्वर आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों स्वर यानी कि हिंदी भाषा में वोवेल्स, अंग्रेजी में इन्हें वोवेल्स कहते हैं और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या जो है वो 10 है और कहीं कहीं इसे 13 भी मानी जाती है। तो वो किस प्रकार से होती है, यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यानी कि वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण हो जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या जो है वो 13 है, यानी इनकी संख्या परंपरागत रूप से 13 है, यानी कि इसे हम लेखन के अनुसार भी हम कह सकते हैं कि 13 है। और ये उच्चारण के दृष्टि से जो है हिंदी में केवल 10 ही स्वर होते हैं और वो 10 स्वर यहाँ पर लिखे हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण जो है वो अलग अलग प्रकार से किया गया है, तो यहाँ पर हमने सभी प्रकार लिख दिए हैं और इन प्रकारों की हम व्याख्या यानी कि विस्तृत चर्चा भी कर लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि उच्चारण काल के आधार पर यानी कि कितना समय लगता है उच्चारण में, तो इस हिसाब से स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है ह्रास स्वर यानी कि छोटे स्वर आ इ उ, ये जिसे एक छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ कहते हैं। ये छोटे यानी कि ह्रास स्वर हैं और अगले दीर्घ स्वर यानी कि ये बड़े स्वर हैं जिन्हें कि दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ ई उ ए ऐ ओ औ आ। तो इस हिसाब से ये जो है हमारे दीर्घ स्वर हैं और दीर्घ स्वर के बाद में भी ये दीर्घों से भी बड़े स्वर होते हैं। कुछ स्वर होते हैं जिन्हें कि प्लुत स्वर के नाम से जानता है, प्लुत। तो प्लुत स्वर कौन से हैं, जैसे कि हम किसी को जब जोर से बुलाते हैं ओ या राम, तो इस हिसाब से जो स्वर जब लंबी आवाज खींचते हैं 2 से ज्यादा 3-4 आ के बराबर या 3-4 ई के बराबर जब आवाज खींची जाती है तो उसे प्लुत कहते हैं। और प्लुत के लिए एक चिन्ह होता है जैसे कि जो इस तरीके का होता है और इसे हम ये चिन्ह बनाकर जो है वो प्लुत की आवाज को निश्चित करते हैं। जैसे कि कोई आवाज हम जैसे सू की आवाज होती है तो उसे सू लिखकर आगे ये प्लुत कर देते हैं, तो इससे आवाज निकलती है सू। ऐसे राम कोई डायलॉग होता है जब उसमें तेजी से बुलाने के लिए होता है यानी कि लंबा खींचा जाता है तो उसे ये प्लुत नाम से जानते हैं और उसका ये चिन्ह होता है। तो दोस्तों ये तो हमारे उच्चारण काल के आधार पर 3 तरीके के स्वर हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी कि जीभ में कौन सा कहाँ से निकलता है, जीभ के किस भाग से किसी स्वर का उच्चारण होता है, तो उस हिसाब से स्वरों की जो संख्या है वो 3 प्रकार की होती है। यानी कि उस हिसाब से स्वर जो है वो 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 पर है अग्र स्वर, यानी कि आगे जीभ के आगे वाले हिस्से से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। और ये अग्र स्वर हैं इ ए ऐ, ये जीभ के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं इ ए ऐ। और मध्य स्वर यानी कि जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं उसमें है अ। अगला है पाश्च स्वर, यानी कि जो जीभ के पिछले भाग से उच्चारित होते हैं उन्हें पाश्च स्वर कहते हैं। और पाश्च स्वर में अ उ ओ औ ये स्वर होते हैं। तो दोस्तों ये पाश्च स्वर हैं, यानी कि जीभ के पीछे भाग से और जीभ के मध्य भाग से और जीभ के अग्र भाग से उच्चारित होने वाले स्वर। अगला है मुख द्वार के खुलने के आधार पर, यानी कि हमारा मुंह कितना खुलता है उस हिसाब से इन स्वरों का है। तो है विव्रत, यानी कि ओपन मुंह खोल कर जो उच्चारित किया जाता है जैसे आ, तो इसे है विव्रत या के ओपन स्वर के नाम से जानते हैं। अगला है अर्ध विव्रत, यानी कि हाफ ओपन स्वर, जो हाफ ओपन स्वर में है अ ऐ औ, ये हाफ ओपन स्वर है। और अर्ध संवृत यानी कि हाफ क्लोज्ड, यानी कि आधा बंद स्वर में होता है, तो ये है ए और ओ, ए और ओ। अगला है संवृत यानी कि बंद,
क्लोज, क्लोज मुंह बंद करके ही जिनका उच्चारण किया जाता है, जैसे ई उ ऊ। हल्का सा मुंह खोलते हैं, लगभग मुंह बंद से ही इनका उच्चारण हो जाता है, ई उ ऊ। अगला है ओंठों की स्थिति के आधार पर, यानी कि ओंठों का आकार कैसा होता है इस अनुसार भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो उन्हें है आवृत्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। दो प्रकार के स्वर हैं आवृत्तमुखी स्वर, यानी कि जिसमें जो है ओठों का आकार वृत्त के आकार का नहीं होता है, उन्हें आवृत्तमुखी, जैसे कि आ ई ए, ये वाले जो हैं वो आवृत्तमुखी है। और कुछ स्वर ऐसे भी हैं जिनमें कि ओठों का आकार वृत्त के समान गोल हो जाता है, उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं, जैसे ऊ ओ औ। ये स्वर जो है वो वृत्तमुखी हैं, यानी कि इनका जब उच्चारण करते हैं तो मुंह गोल हो जाता है। इसे आप उच्चारण करके ही देखिए, जैसे कि ऊ ओ औ आ, ऊ ओ औ। तो मुंह का आकार जो है वो कुछ गोल गोल हो जाता है, इसलिए इसे वृत्तमुखी कहते हैं। पांचवा जो प्रकार है उसमें है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, यानी कि नाक से हवा निकलती है या मुख से हवा का जो है वो बाहर के लिए रिसाव होता है। तो इससे हम जिन स्वरों में नाक से हवा निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, और जिनसे मुंह से हवा निकलती है उन्हें निरानुनासिक स्वर कहते हैं। तो निरानुनासिक स्वर यानी कि मौखिक स्वर ये कहलाते हैं। और मौखिक स्वर हमारे हैं, यानी कि सभी स्वर आ ई उ ए ओ औ, ये सभी स्वर जो हैं वो मौखिक स्वर ही हैं। और अनुनासिक स्वर वह है जिनके ऊपर बिंदी लगी होती है, यानी कि अंग, जिनके के अनुनासिक पैर वह होते हैं जिनके ऊपर बिंदी या के चंद्र बिंदी लगी होती है। तो इनका जब उच्चारण करते हैं तो उन स्वरों की आवाज़ जो है वो कुछ नाक से निकलती हुई हवा होती है, तो इसलिए इन्हें अनुनासिक स्वर के नाम से जाना जाता है। अगला है घोष के आधार पर स्वर। घोष इसे कहते हैं कि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो जीभ होती है और जो तंत्रिकाएं होती हैं उनमें कंपन पैदा हो जाता है। तो ये कंपन सारे स्वर जो हैं वो उनका जब उच्चारण किया जाता है तो मुंह के अंदर तंत्रिकाओं में, यानी कि जीभ में, और जो के तंत्रिकाएं हैं, जो स्वर तंत्रिकाएं हैं, उन सभी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन पैदा हो जाता है, जैसे अ ई उ। तो ये कंपन की तरीके से उच्चारित होते हैं, इसलिए सारे स्वर जो हैं वो घोष स्वर होते हैं। यानी कि स्वरों में यह कोई अघोष घोष दिया जाए तो अघोष कोई स्वर नहीं होगा, व्यंजन अघोष होते हैं। व्यंजनों में घोष और अघोष दोनों होते हैं। जब व्यंजनों का हम आगे अध्ययन करेंगे, अभी तभी पता चल जाएगा। तो प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी कि प्राणत्व के आधार पर जो है वो अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के होते हैं। तो हमारे जितने भी स्वर हैं वो सब अल्प प्राण हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे स्वरों का एक विस्तृत वर्गीकरण हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों ये हमें उम्मीद है कि आज तक इतना अच्छा वर्गीकरण आपको एक साथ में नहीं मिला होगा। तो दोस्तों अगले हम अभी व्यंजनों का भी अध्ययन कर लेते हैं, तो देखते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया जाता है। अभी तक हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा है, और अब आइए देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण और व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजनों का वर्गीकरण क्या होता है। व्यंजन इंग्लिश में इसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में स्वर मिला होता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है, और 2 गुण व्यंजन को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो दोस्तों व्यंजन वह वर्ण यानी कि वह ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि इसके पीछे जो एक हल्की सी अ की आवाज़ निकलती है वो वर्ण होता है, इसलिए क के साथ में जो है वो वर्ण लगा हुआ होता है, तब ये का होता है। यानी प्रत्येक व्यंजन के साथ में ये वर्ण लगा हुआ ही होता है, इसलिए इसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण जो है वो वर्ण की सहायता से
होता है। इनकी संख्या परंपरागत रूप से 33 है, जबकि इनमें दो द्विगुण व्यंजन ढ़ ढ़ ये जोड़ लिए जाते हैं तो इनकी व्यंजन संख्या 35 हो जाती है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं, यानी कि वर्गीकरण इनका किस तरह किया जा सकता है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। पहले तो स्पर्श व्यंजन हम देख लेते हैं, यानी कि कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो अंदर फेफड़ों से जो हवा निकलती है वो मुख के किसी न किसी भाग से टकरा कर निकलती है, यानी कि जीभ जो है वो उस भाग में लगती है जाकर, और हवा जो आती है वो उसी भाग से टकरा कर रुक कर बाहर निकलती है, तब उस वर्ण का उच्चारण होता है, यानी कि उसकी ध्वनि बनती है। तो उसे जो है वो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्थान विशेष से हमारा मतलब है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओंठ, यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओंठ, यानी इनसे जब हवा टकराती है तो इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। इसमें सभी वर्ग आ जाते हैं, यानी कि ये जो जितने वर्ग हैं ये सभी वर्ग जो है वो स्पर्श व्यंजन ही होते हैं, यानी कि ये व्यंजन जो है वो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों आगे हम देते हैं घोष के आधार पर, यानी कि अघोष व्यंजन, यानी हर वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, यानी ये जो वर्ग हैं इनका पहला और दूसरा वर्ण जो है वो कैसा है, अघोष है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इससे मतलब ये सारे वर्णों से है। तो ये जो हैं ये वाले जितने हैं ये सब सघोष व्यंजन हैं, और ये वाले जो हैं वो अघोष व्यंजन हैं। अगला है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर जो है इन व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें अल्प प्राण से हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण में दूसरा और चौथा। तो इस तरीके से हम चलते हैं। ये वर्ग अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, यानी कि ये का, चा, टा, ता, पा ये अल्प प्राण है। फिर खा, छा, ठा, था, फा ये महाप्राण है। गा, जा, डा, दा, बा ये अल्प प्राण है। घा, झा, ढा, धा, भा ये महाप्राण है, यानी कि महाप्राण के अंत में ह की आवाज़ निकलती हुई दिखाई देती है। तो इस ह की आवाज़ जो निकलती है उसे वर्णों को महाप्राण के नाम से जानते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। तो ये अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये हमारे 4 व्यंजन जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ ही इनमें जो है वो हवा कहीं ना कहीं टकराती है। इनका उच्चारण करने पर तालु, दांत, दंत मूल और दंत ओष्ठ, यानी कि इस तरीके से इनका उच्चारण स्थान है। या का तालु है, ये तालव्य है। ये ला दंत मूलक है, रा दंत मूलक और ला दंत मूल, और वा जो है दंत और ओष्ठ, यानी नीचे वाले ओंठ से और दांतों से वा का उच्चारण होता है। और ये सघोष और अल्प प्राण ये वाले जो वर्ण हैं ये सघोष और अल्प प्राण हैं। अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो सघोष और अल्प प्राण होते हैं। वहीं ऊष्म व्यंजन यानी कि संघर्षी व्यंजन भी होते हैं। शा, शा, सा और हा ये जो है वो संघर्षी व्यंजन है। ये तालु से होता है शा, मूर्धा से शा, दंत मूल से सा और हा। हा जो है वो स्वर यंत्री, यानी कि नीचे से हवा आती है और अंदर कंठ के भी अंदर से ये हवा निकलती है, इसे सा है। और ये सघोष और महाप्राण है। और ये जो हैं सघोष, अघोष और अल्प प्राण है, यानी कि ऊष्म व्यंजन में हा केवल सघोष और महाप्राण है, बल्कि ये जो हैं वो अघोष और महाप्राण है। यानी कि ये चारों महाप्राण तो हैं, लेकिन ऊपर के ये 3 जो हैं शा, शा, सा ये अघोष हैं और हा सघोष है। अगला है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में ड़ा, ढ़ा, ड़ा, ढ़ा ये मूर्धा और मूर्धा दोनों ही मूर्धा हैं और दोनों ही सघोष, और लेकिन ड़ा अल्प प्राण है, ढ़ा महाप्राण है।
तो इस तरीके से ये हमारे व्यंजन हैं। और अंत में कुछ आगत व्यंजन भी होते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कुछ आगत व्यंजन में है, जिसमें अ, क, ख, ग, ज और फ, यानी कि वह व्यंजन जिनके अंदर नीचे जो है वो नुक्ता या एक बिंदी लगा दी जाती है। जैसे हम क लिखकर और उसके नीचे बिंदी लगाते हैं तो ये जो है वो हमारा हो जाता है आगत व्यंजन। और आगत व्यंजन जैसे कि इसका उच्चारण जब करते हैं तो कुछ क करते हैं हल्के, यानी कि कंठ से होते हैं। इनका सभी का उच्चारण लगभग जहाँ होता है वहाँ से होते हुए और कुछ कंठ से भी होता है। तो इसलिए ये जो है वो दूसरे भाषा के शब्द हैं, यानी कि अरबी और इंग्लिश से लिए हुए शब्द हैं। तो ये अरबी फारसी में इनका उच्चारण होता है, यानी कि जहाँ पर इंग्लिश का क्यू बनता है या जेड बनता है तो वहाँ पर इसका बिंदी वाला ये उच्चारण होता है। और जहाँ पर यस की आवाज़ जो जा में निकलती है तब भी ये बिंदी वाला जा भी आता है। तो इस तरीके से हम हिंदी भाषा के व्यंजनों का अध्ययन कर लेते हैं। और इस तरह से यदि आप इसे देख लें और इसे समझ लें तो हिंदी भाषा में जो भी व्यंजन हैं उनसे संबंधित यदि कहीं प्रश्न भी पूछे जाते हैं वो भी याद हो जाएंगे और वो सही हो जाएंगे। और ये हमें इनके उच्चारण स्थान के बारे में भी पता हो जाएगा। और बच्चों को पढ़ाते हुए यदि कोई तुतलाता है तो उसका उच्चारण उस वर्ण विशेष पर ही बच्चे तुतलाते हैं। और यदि विशेष पर बच्चा तुतला है तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान देखकर और बच्चे को उस उच्चारण स्थान बताकर और उच्चारण करवाएं तो बच्चा उस वर्ण को सही से उच्चारित कर लेगा और तुतलाएगा नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ और एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं शीघ्र ही। जय हिंद।